तो चूंकि आज धनतेरस है और धनतेरस में बाजारों में रौनक है, इसलिए जो सबसे पहली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो है सोने का स्वर्णिम काल। जी हां, गोल्ड जो कि सारे रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। आज की तारीख में क्या बड़ी खबर आई है सोना को लेकर, धनतेरस के मौके पर यह खबर जान लीजिए। बाजारों में रौनक है, भीड़ भाड़ है, जमकर खरीदारी की जा रही है। रोशनी के इस पर्व पर हर कोई अपने हिसाब से अपनी सामर्थ्य के मुताबिक चीजें खरीदता है। बर्तन, सोना, चांदी, गाड़ी, जो जिसको जैसा समझ आता है, जिसके पॉकेट से जितना लोगों को अलाउ होता है वैसी खरीदारी वो करता है। सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी चीज की होती है तो वो सोने की होती है, गोल्ड की होती है, चांदी की होती है। और यही वजह है कि सोने के दाम में आज की तारीख में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। सोना हर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। धनतेरस पर आज सोना अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 601 रुपए चढ़कर 78,846 पर पहुंच गया। इससे पहले गोल्ड कल 78,245 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। आइए अब आपको बताते हैं कि 4 महानगरों और भोपाल समेत अलग अलग शहरों में सोने की कीमत क्या है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 73,900 रुपए है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 80,600 रुपए है। मुंबई में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 73,750 रुपए है और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 80,450 रुपए है। कोलकाता में 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 73,750 रुपए है और 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 80,450 रुपए है। चेन्नई में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 73,750 रुपए है और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 80,450 रुपए है। भोपाल में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 73,800 रुपए है और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 80,500 रुपए है। गोल्ड और सिल्वर का प्राइस आप मिस्ड कॉल से भी चेक कर सकते हैं। 22 कैरेट और 18 कैरेट गोल्ड की कीमत जानने के लिए आपको 8955664433 पर मिस कॉल देना होगा और कुछ ही देर में एसएमएस के जरिए आपको सोने चांदी के भाव की जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन तरीकों से भी सोने चांदी के भाव समझे जा सकते हैं। लेकिन आज जिस तरह की खरीदारी हुई है, धनतेरस के दिन गोल्ड ने हर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्या आपने भी गोल्ड खरीदा है? अगर खरीदा है तो आपने भी इसके लिए कुछ इसी तरह की कीमत चुकाई होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गाजियाबाद से आई अगली खबर की। गाजियाबाद में आज कोर्ट में कोहराम देखने को मिला। पुलिस, वकील और जज आमने सामने हो गए। गाजियाबाद के जिला जज की कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान बवाल हो गया। जज अनिल कुमार और वकीलों में झड़प हो गई। इसके बाद वकील भड़क गए। कोर्ट रूम में कुर्सियां फेंकी जाने लगी। पुलिस ने हंगामा कर रहे वकीलों को लाठी चार्ज कर खदेड़ा। इससे गुस्साए वकीलों ने कचहरी की पुलिस चौकी में तोड़फोड़ करने के बाद आग लगा दी। दरअसल हुआ क्या था? हुआ यह था कि वकील नाहर सिंह यादव ने जज से एक व्यक्ति की जमानत अर्जी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। इसी बात को लेकर उनके जिला जज अनिल कुमार से कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ता चला गया और विवाद इतना बढ़ता चला गया कि जिला जज डाइस से उतरकर नीचे आ गए। जज और वकीलों में तीखी नोकझोंक होने लगी। इस बीच जज ने फोन करके पुलिस और पीएसी बुला ली। वकीलों का आरोप है कि जिला जज कोर्ट रूम में उन्हें चारों तरफ से दरवाजे बंद करके पीटा गया। इसमें कई वकीलों को चोट आने की बात भी कही जा रही है। इस पे पुलिस ने अपना बयान भी दिया है। दिनेश कुमार ने, जो एडिशनल सीपी हैं, उन्होंने क्या कहा है वो आपको सुनवाए, लेकिन उससे पहले हंगामे की 4 तस्वीर देख लीजिए। कोर्ट रूम के अंदर वकीलों का हंगामा, बाहर वकीलों का जमावड़ा, पुलिस ने मोर्चा संभाला और आखिरकार जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल महसूस होने लगा तो कोर्ट परिसर में फौरन सीआरपीएफ की तैनाती करनी पड़ी। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस का रिएक्शन क्या है आपको सुनवाते हैं। अग्रेसिव होके वहाँ अटैक करने लगे। कुछ देर बाद अग्रेसिवली डीजे साहब के चैम्बर में घुसने की कोशिश की गई। इसी बीच में जो मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स, जो डीसीपी सिटी, एसीपी कविनगर एवं अन्य जो फोर्स है, डीजे साहब को सुरक्षित किया गया है और अधिवक्ताओं से बीच से हटा के उनको अपने चैम्बर में भेजा गया है। इसी बीच में अधिवक्ताओं को बाहर निकलवाने की भी कोशिश हुई थी। जब पुलिस फोर्स डीजे साहब को सुरक्षित लेके अपना चैम्बर पे ले जा रहे थे, इसी मौके का फ़ायदा उठा के अधिवक्ता
नीचे स्थल पे पहुंचे और वहाँ पे जो चौकी पे मौजूद सामान फर्नीचर वगैरह की तोड़फोड़ और आगजनी की घटना कारित की गई है। लेकिन गाजियाबाद में अभी भी कोर्ट परिसर के बाहर जब सीआरपीएफ की तैनाती की गई तो कहा जा रहा है कि अभी भी माहौल गर्म है, हालांकि अब सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर लिया गया है। चलिए उत्तर प्रदेश से रुख करते हैं अब सीधे महाराष्ट्र का और जानते हैं महाराष्ट्र की सियासत में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में सियासत चालू हुआ है। महाराष्ट्र में पर्चा दाखिल की प्रक्रिया अब खत्म हो चुकी है। कई दिनों की माथापच्ची के बाद अब सभी सीटों पर पर्चा भर दिया गया है। लेकिन आज सबसे ज्यादा जिस सीट की चर्चा हुई वो मानखुर्द शिवाजी नगर की है, जहां से नवाब मलिक ने एनसीपी अजीत गुट के टिकट पर आखिरकार पर्चा भर ही दिया। लाख विरोध करे बीजेपी, लेकिन फिर भी नवाब मलिक ने पर्चा दाखिल किया। दोपहर तक क्लाइमेक्स बना हुआ था। नवाब मलिक ने एनसीपी और निर्दलीय दोनों तरफ से पर्चा भरा था। मलिक का कहना था कि अगर उनका नामांकन पार्टी की तरफ से मंजूर नहीं किया गया तो वो निर्दलीय ही मैदान में कूद जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नवाब मलिक की जिद के आगे अजीत पवार को झुकना पड़ा और अजीत पवार की जिद के आगे बीजेपी। हालांकि नामांकन भरने के बाद नवाब मलिक ने अजीत पवार को धन्यवाद दिया, लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर नवाब मलिक के नाम पर इतनी कशमकश क्यों मची रही। मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का नामांकन भरा था, साथ ही में अपक्ष भी नामांकन दाखिल किया था और समय पे पार्टी की तरफ से एबी फॉर्म जमा कराया गया और अब मैं चुनाव नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ूंगा और इसके लिए मैं अजीत पवार जी, प्रफुल्ल पटेल साहब और स्टेट प्रेसिडेंट सुनील तटकरे जी का आभार मानता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और निश्चित रूप से इस विधानसभा से हम विजयी होंगे। अब नवाब मलिक के नाम पर रार क्यों मची ये भी जान लीजिए। बीजेपी को नवाब मलिक को टिकट दिए जाने पर ऐतराज था। बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार ने इसका विरोध किया था। नवाब मलिक को लेकर सार्वजनिक तौर पर बयान भी दिया था। दाऊद के समर्थक को उम्मीदवार बताने पर आपत्ति जताई थी। शेलार के इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया था। अजीत पवार दिल्ली पहुंचे थे, बीजेपी हाईकमान से मुलाकात की थी। नवाब मलिक ने निर्दलीय पर्चा भरने की बात कही थी और आज आखिरकार अजीत पवार की जिद के आगे बीजेपी को भी क्या झुकना पड़ा, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन नवाब मलिक के साथ विवाद क्या है जिस पर ऐतराज जताया जा रहा है, ये भी आपको बता देते हैं। क्यों विवादों में रहे नवाब मलिक? दरअसल नवाब मलिक पर दाऊद इब्राहिम से पैसे लेने के आरोप हैं। आरोप के बाद जेल भी जा चुके हैं नवाब मलिक। महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं नवाब मलिक। इसी साल नवाब मलिक को जमानत मिली है। जेल से आने के बाद नवाब ने शरद पवार का साथ छोड़ दिया था और अजीत पवार गुट में शामिल हो गए थे। नवाब मलिक अजीत के साथ जाने पर काफी उनकी आलोचना हुई थी, लेकिन दाऊद के साथ नाम जुड़ने से नवाब मलिक विवादों में आए और इसी को लेकर सबसे ज्यादा ऐतराज आशीष शेलार की तरफ से जताया गया। अबू आजमी के लिए अब कितनी बड़ी चुनौती है नवाब मलिक, ये भी जान लीजिए। मानखुर्द शिवाजी नगर सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है। 3 बार यहां से अबू आजमी जीतते आ रहे हैं। 2019 में समाजवादी पार्टी के अबू आजमी यहां से जीते थे। इस बार भी अघाड़ी ने अबू आजमी का ही समर्थन किया है। अबू आजमी महाराष्ट्र में सपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। नवाब मलिक महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा चेहरा है, मंत्री रह चुके हैं। मलिक के मैदान में उतरने से अबू आजमी को कड़ी चुनौती मिलेगी, ये कहा जा रहा है। नवाब मलिक एनसीपी के मुंबई अध्यक्ष भी रह चुके हैं और नवाब मलिक को मुसलमानों का बड़ा नेता माना जाता है। लेकिन एनसीपी के लिए क्यों जरूरी है, यह भी मैं आपको बता देता हूं। नवाब मलिक एनसीपी के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अल्पसंख्यकों के बीच नवाब मलिक की छवि अच्छी मानी जाती है। मुस्लिम वोट बैंक में इसके जरिए अजीत गुट एनसीपी का सेंधमारी कर पाएगा। कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी हो जाएगी। अजीत पवार के करीबी हैं नवाब मलिक और नवाब मलिक ने अजीत पवार को किंग मेकर बताया था। ये आपको जानना चाहिए क्योंकि इससे नवाब मलिक और अजीत पवार के बीच कितने करीबी रिश्ते हैं ये समझ में आता है। अब नवाब मलिक के नामांकन भरने के बाद बीजेपी और एनसीपी में थोड़ा तनाव हो सकता है क्योंकि नवाब मलिक ने कह दिया है कि वो बीजेपी के लिए प्रचार नहीं करेंगे। इधर महाराष्ट्र के बीजेपी नेता भी नवाब मलिक से जो है दूरी वो मेंटेन करेंगे और उनके प्रचार से भी दूरी बनाएंगे। नवाब मलिक को लेकर तकरार इतनी बढ़ गई है कि नवाब मलिक के लिए बीजेपी का कोई भी नेता प्रचार नहीं करेगा। गठबंधन एनसीपी का झंडा नहीं उठाएंगे। मेरी वैचारिक लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ये नवाब मलिक का कहना है। वहीं बीजेपी भी नवाब मलिक का प्रचार नहीं करेगी, नवाब मलिक से दूरी बनाकर रखेगी।
यानी कशमकश का दौर शुरू हो गया है। और अगर रिजल्ट नवाब मलिक के फेवर में नहीं आए तो फिर अजीत पवार के लिए मुश्किलें हो सकती हैं, चुनौतियां सामने आ सकती हैं। चुनाव आते हैं तो कुछ ऐसी तस्वीर जरूर सामने आती है जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाती है। महाराष्ट्र की सियासत से भी एक ऐसी तस्वीर सामने आई है। टिकट नहीं मिलने का दर्द क्या होता है, ये किसी विधायक जी से पूछिए। टिकट नहीं मिलने से विधायक जी कैमरे के सामने फपक फपक कर रो पड़े। पहले तस्वीर आप देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आखिर पूरी कहानी क्या है। रिपोर्ट हे आहे आणि हे कारण देऊन मला त्यावेळेस पण डावडलं, तू थांब. तर मी थांबला प्रामाणिकपणे. प्रत्येक वेळेस गावीतला आज जेव्हा जेव्हा माझी चांगली संधी येते, मतदारसंघात चांगलं काम केलं, असं संधी मला डावडलं जातं. जिस विधायक जी को टीवी स्क्रीन पर आप रोते हुए देख रहे हैं, इन विधायक साहब का नाम है श्रीनिवास वनगा। ये पालघर से विधायक हैं और वो एकनाथ शिंदे की बगावत में उनके साथी थे। जिन 40 विधायकों ने बगावत की थी उनमें से 39 को टिकट मिल गया, केवल श्रीनिवास वनगा ही बदकिस्मत निकले। अब टिकट नहीं मिलने के कारण श्रीनिवास वनगा काफी नाराज हैं और रोते हुए नजर आए। विधायक ने अन्न जल तक त्याग दिया है। शिंदे गुट के विधायक श्रीनिवास वनगा ने एकनाथ शिंदे पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाया है और कहा है कि एकनाथ शिंदे ने उन्हें धोखा दिया है। यही नहीं, विधायक श्रीनिवास वनगा को अब पश्चाताप भी हो रहा है, तो भी उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ना उनके परिवार की सबसे बड़ी गलती थी। वहीं उनके परिवार के लोगों की भी नाराजगी देखने को मिल रही है। बता दें, शिवसेना ने पालघर सीट से राजेंद्र गावित को उम्मीदवार बनाया है। अब खबर यह भी मिल रही है कि शिवसेना विधायक श्रीनिवास वनगा लापता हो गए। पिछले एक दिन से उनका किसी के साथ कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। पुलिस भी इनकी तलाश कर रही है। सवाल यही है कि आखिर श्रीनिवास वनगा कहां हैं, अचानक कहां गायब हो गए? क्या उन्हें नजरबंद किया गया है या फिर वो कहीं चले गए? क्योंकि आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था और विधायक साहब अचानक लापता हो गए। सवाल कई हैं। पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। अब आपको स्क्रीन पर दो तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर में विधायक जी रोते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर में विधायक जी लापता हैं, जिनकी खोजबीन की जा रही है। सियासत है, सियासत के मायने को समझना होगा। इसलिए तो हमने पहले ही बोला कि महाराष्ट्र में सियासत चालू है। इस बार का विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में अब तक हुए सभी विधानसभा चुनाव से बिल्कुल अलग है। सीटों को लेकर जिस तरह की माथापच्ची देखी जा रही है, एक एक सीट पर खींचतान हो रही है, उससे एक बात तो साफ है कि यह चुनाव काफी रोमांचक होगा। हर एक सीट पर शय और मात का समीकरण फिट किया जा रहा है। एक दूसरे को हराने की हर तरकीब ढूंढी जा रही है। 2019 के चुनाव से 2024 का चुनाव बहुत अलग होने वाला है। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर महायुति और महाअघाड़ी आमने सामने है। ये लड़ाई सियासी बदले की है, वर्चस्व की है, असली और नकली की है। बहुत कुछ है इस बार के चुनाव में और ये लड़ाई बदले की भी है। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र सबसे बड़ा प्रदेश है जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और सबकी नजर इसी चुनाव पर टिकी है। टिकटों के बंटवारे को लेकर जिस तरह से महाराष्ट्र में माथापच्ची दिख रही है, उससे एक बात तो साफ है कि महाराष्ट्र की सियासत इस बार जोरदार फाइट देने वाली है। वैसे तो महाराष्ट्र की एक एक सीट पर फाइट बहुत टाइट है, लेकिन हम आपको जल्दी से 5 सीटों के बारे में बताते हैं जहां बड़े चेहरे उतरे हैं और उनकी घेरेबंदी की बड़ी प्लानिंग भी की जा रही है। अजीत पवार के खिलाफ चाचा शरद पवार ने बड़ा दांव खेलते हुए उनके ही भतीजे युगेंद्र पवार को उम्मीदवार बनाया है, जिससे बारामती सीट पर मुकाबला काफी रोचक हो गया है। कोपरी पाचपाखाड़ी सीट से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, जहां शिवसेना उद्धव गुट ने केदार दिघे को मैदान में उतारा है। बात करें अगर वर्ली सीट की, तो आदित्य ठाकरे को घेरने की पूरी प्लानिंग की गई है। वर्ली में उनके खिलाफ मिलिंद देवड़ा को उम्मीदवार बनाया गया है। मतलब साफ है कि आदित्य को भी घेरने का पूरा प्लान है। डिंडोशी सीट पर संजय निरुपम का मुकाबला सुनील प्रभु से है, यहां भी कड़ी फाइट देखी जाएगी। तो वहीं मानखुर्द शिवाजी नगर पर भी दो बड़े मुस्लिम चेहरों के बीच कड़ा मुकाबला होगा। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ से आसिम आजमी वो मैदान में है, जो 3 बार से यहां से विधायक हैं। तो एनसीपी ने नवाब मलिक को यहां मैदान में उतारा है अबू आजमी को टक्कर देने के लिए। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होना है, 288 सीटों पर वोट डलेंगे। उससे पहले जान लीजिए आखिर महाराष्ट्र में जातीय समीकरण क्या कहता है, क्योंकि पार्टियों का अगर फोकस सबसे ज्यादा किसी चीज पर होता है चुनाव के दरमियान, तो वो है
जाति। महाराष्ट्र में जातिगत समीकरण बताते हैं कि मराठा 28% हैं, मुस्लिम ओबीसी 7% हैं, माली 7% हैं, वंजारी 6% हैं, धनगर 5% हैं, मुस्लिम 11% हैं, दलित 12% हैं, आदिवासी 9% हैं और ब्राह्मण 4% हैं। लेकिन बात अगर लोकसभा चुनाव की जाए और इसको विधानसभा वार देखा जाए तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा वर्ग किसके साथ नजर आया था या नजर आ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव का अगर पैमाना बनाया जाए तो महायुति के साथ 58% उच्च वर्ग के मतदाता, महाविकास अघाड़ी के साथ 38% उच्च वर्ग के मतदाता। 2024 के लोकसभा चुनाव में महायुति में दलित वोट को अगर देखा जाए तो 35%, महाविकास अघाड़ी में 46% दलित वोट मिले। आदिवासी वोट बैंक की बात की जाए तो लोकसभा के चुनाव में महायुति को 35% वोट मिले, जबकि महाविकास अघाड़ी को 55% वोट मिले। अगर यही ट्रेंड बरकरार रहता है तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सत्ता के करीब तक पहुंच सकती है और महायुति को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हरियाणा के चुनाव ने नतीजे और नतीजों को बदलने वाले समीकरण को देखने का नजरिया भी बदला है। तो यह कहा नहीं जा सकता है कि पिछले 2-3 महीनों में क्या वोट बैंक शिफ्ट हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, इसका आकलन कर पाना फिलहाल कठिन है, मुश्किल है। लेकिन हमारी नजर रहेगी, हम आपको बताएंगे इससे जुड़ी एक एक खबर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। अखनूर में सोमवार को शुरू हुआ एनकाउंटर 27 घंटे के बाद मंगलवार को करीब 10 बजे ऑफिशियली खत्म कर दिया गया। एलओसी के पास भट्टल इलाके के जंगल में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। सोमवार को एक आतंकवादी की बॉडी मिली थी, जबकि आज 2 और टेररिस्टों की बॉडी रिकवर की गई। सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे इन आतंकियों ने सेना के इसी एम्बुलेंस पर हमला किया था। इसमें जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हमले के बाद आतंकी जंगल की ओर भाग गए थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया और करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद तीनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया। हालांकि मुठभेड़ में K9 फैंटम सेना का एक डॉगी शहीद हुआ। एनकाउंटर में सेना के K9 स्क्वाड के डॉग फैंटम को गोली लग गई थी, जिसके बाद वो डॉग शहीद हो गया। जम्मू के डिफेंस पीआरओ ने कहा है कि हम अपने डॉग फैंटम के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं। हमारे सैनिक जब फंसे हुए आतंकवादियों के करीब पहुंच रहे थे तब फैंटम ने दुश्मन की गोलीबारी को झेला, जिसके बाद वो घायल हो गया और बाद में फैंटम ने दम तोड़ दिया। उसका साथ, उसकी वफादारी और उसके समर्पण को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। जम्मू कश्मीर में 16 अक्टूबर से अब तक ये 5वां हमला है। इन हमलों में 3 जवान शहीद हुए हैं, वहीं 8 गैर स्थानीय लोगों की मौत हुई है। आइए आपको बताते हैं कब ये आतंकी हमले हुए और कितने लोगों की जान गई। 24 अक्टूबर बारामूला में सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने हमला किया। इस हमले की जिम्मेदारी PAFF नाम के एक संगठन ने ली। पुलिस ने बताया था आतंकी हमला करके जंगल में भाग गए थे। 24 अक्टूबर को ही दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के बटगुंड में आतंकवादियों ने मजदूर पर गोलीबारी कर दी। हमले में मजदूर घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। 20 अक्टूबर को गांदरबल में सोनमर्ग में कश्मीर के डॉक्टर, MP के इंजीनियर, पंजाब बिहार के 5 मजदूरों की जान गई। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF ने ली। 16 अक्टूबर को शोपिया में आतंकियों ने गैर स्थानीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हमले के बाद इलाके में आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया था। एक बात तो साफ है कि आतंकियों के लिए बचने का कोई भी जरिया घाटी में नहीं बचा है, क्योंकि अब BMP टैंक के साथ साथ NSG को भी ऑपरेशन में उतारा जा रहा है। यानी मैसेज क्लियर है, अगर सीमा पार किया तो ठोक दिए जाओगे, अगर सीमा पार किया तो अंजाम भुगतना होगा। इंडिया बुल रहा में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।